हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं मृगेंद्र तिवारी। आपका विजडम वाला ऑनलाइन एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा आरआरबी का प्रैक्टिस बैच कंटिन्यू जारी है और आप लोग अपने ग्रुप में शेयर भी कर दें। ये पिछली सीरीज हमारी इतिहास की चालू है, तो चाहते हैं कि आप लोग इसे कंटिन्यू लगातार बने रहें और अपने साथियों में शेयर भी करते रहें, जिनके लिए ये बहुत ही लाभदायक है। बच्चों, अभी आरपीएफ का एग्ज़ाम चल रहा है और अन्य एग्ज़ाम चल रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ही यूज़फुल ये प्रैक्टिस सेट है। हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों। उसके पहले एक चीज़ मैं चाहता हूँ कि थोड़ा मनोबल भी बच्चों का बढ़ना चाहिए। तो कहते हैं कि मंजिल को अपना मान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं बच्चों। आरआरबी का ये भारतीय इतिहास का मध्यकालीन इतिहास है, जिसमें पहला सवाल आपके सामने आता है। अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया था? तो आप लोग अपने कमेंट भी करते रहें। पहला है आपके पास हॉलैंड, डेनमार्क, फ्रांस और पुर्तगाल। तो राइट आंसर की तरफ चलते हैं हम लोग। राइट आंसर होगा बच्चों पुर्तगाल, जिसमें इसकी थोड़ी सी हम लोग थोड़ा जानकारी भी होना ज़रूरी है। पुर्तगाल की राजकुमारी, जिनका नाम था कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा, इनका विवाह ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ में हुआ और इसके बाद चार्ल्स द्वितीय ने वह बम्बई 1662 में, 61 में विवाह हुआ 11 मई को, और 1662 की बात करते हैं तो चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्होंने 10 पाउंड पर वार्षिक किराए पर दे दिया। तो इस तरह से आप लोग बम्बई का इतिहास जानते हैं। बम्बई में जो गेट वे ऑफ इंडिया है, उसे भारत का द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि ब्रिटिश लोग जो राजकुमार होते थे या उनके राजा होते थे, उसी गेट से आए थे पहली बार, इसलिए उसे उसे भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। जहाँ सामने बना हुआ है ताजमहल, जो होटल है, उसी के जस्ट सामने है। तो बच्चों, हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है। देखिए, बहुत प्यारा इसमें आपने सवाल भी देखा है कि समुद्री मार्ग खोज का श्रेय जाता है। अभी तक आपने बहुत सारे जो क्वेश्चन पढ़ते थे तो कहता है कि भारत की खोज की, जबकि ऐसे सवाल इस तरह से लिखा जाना गलत है। भारत की खोज नहीं की। भारत पहले से यूरोपियों का और भारतीयों का व्यापार पहले से भी था, लेकिन बीच का जो स्टेट था, जो अरब का और ये सारा बेल्ट था, यहाँ पे तुर्कों ने या कि उन लोगों ने कब्जा कर लिया था रास्ते पे, जिस वजह से यूरोपी भारत के व्यापार से उनके कुछ वक्त के लिए बाधा हो गई थी। और बाधा होने के साथ साथ एक उनकी शर्तें थी कि यदि आपको इस रास्ते से भारत का व्यापार करना है सिल्क रूट से, या कि आपको धर्मांतरित होना पड़ेगा या कि जिम्मी बनना पड़ेगा। जिम्मी, जिसे सेकंड क्लास सिटीजन के नाम से जाना जाता है बच्चों। सेकंड क्लास सिटीजन का शाब्दिक अर्थ होता है कि आप उस जगह पर तो रहोगे, व्यापार करिए, और उसके बदले आपको टैक्स देना पड़ेगा। आप युद्ध में अपने विरोध में या किसी के विरोध में आप तलवार शस्त्र नहीं उठा सकते हो। इसे जिम्मी कहा जाता है। तो भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे किसने किया? तो बच्चों, पहला ऑप्शन है आपके पास फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली और अंग्रेज। राइट आंसर होगा इसमें पुर्तगाली होगा। पुर्तगालियों ने इसमें पहली बार समुद्री खोज की, वो भी भारत में। वास्को डिगामा ने केप ऑफ गुड होप के रास्ते से भारत आए। 20 मई 1498 को केरल के कालीकट बंदरगाह पे उतरते हैं, जिसमें वहाँ के राजा जमोरिन ने उनका हार्दिक स्वागत किया। बच्चों, एक बात और बता देता हूँ मैं, क्योंकि अरबी जो हैं, अरब के लोग पहले से केरल पे आके व्यापार कर रहे थे, तो अरब और पुर्तगालियों के बीच में मतभेद होना प्रारंभ हो गए थे। लेकिन धीरे धीरे यह मतभेद इतना ज़्यादा बढ़ा कि युद्ध का एक प्रतिरूप ले लिया। तो राइट आंसर होगा बच्चों, समुद्री मार्ग की खोज किसने किया? 1498 में पुर्तगालियों ने किया। और किसने की? वास्को डी गामा ने किया। राइट आंसर। हाँ, एक सवाल और आ जाता है कि वास्को डी गामा भारत कितनी बार आए? तो आप लोग राइट आंसर उसका होगा 2 बार। जो वास्को डी गामा कितनी बार आए? 2 बार आए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पुर्तगाली
यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने के बाद भव्य स्वागत करने वाले राजा का नाम अफजल शाह इस्माइल मुल्क देवराय जमोरिन कृष्ण देवराय। राइट आंसर होगा बच्चों जमोरिन होगा। और 1498 में पुर्तगाली वास्को डी गामा भारत आते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप, गुड होप एक अच्छी आशा की किरण। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक, ये केप ऑफ गुड होप है कहाँ? तो ये दक्षिण अफ्रीका है, अफ्रीका का दक्षिणी भाग केप ऑफ गुड होप कहलाता है। तक समुद्री रास्ते की खोज किसने की? वास्को डी गामा, अमुंद सेन, क्रिस्टोफर कोलंबस और जॉन काबोट ने। तो राइट आंसर होगा बच्चों वास्को डी गामा ने केप ऑफ गुड होप की इसके रास्ते होते हुए भारत की यात्रा करते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल है आपके पास। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले जो यूरोपीय व्यापारी थे, यूरोपीय कंपनियां थी, वो कौन कौन सी थी? तो हम लोग बात करते हैं। इसके जस्ट पहले एक चीज़ और बता देता हूं मैं। इस जैसे केप ऑफ गुड होते हुए रास्ते से वास्को डी गामा भारत आते हैं, लेकिन इसके पहले 1492 में 1492 की बात करते हैं तो क्रिस्टोफर कोलंबस भी खोजना चाहते थे, वो भी यात्री थे, लेकिन किसी वजह से उनका जहाज दिशा भटक गया और दिशा भटकने के बाद उन्हें एक नई दुनिया की खोज हुई जिसे अमेरिका कहा गया। तो अचानक वह खोज हुई, जबकि अमेरिका को खोजने का कोई उद्देश्य नहीं था, अचानक खोज हुई और ये 1492 में हुई, कोलंबस ने इसकी खोज की। तो ये भी थोड़ा आप लोग नोट कर लिया करें। यह एक कहते हैं कि कभी कभी कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो कि मानव जगत के लिए बहुत ही लाभदायक होती हैं, जो कि अचानक घटनाएं घट जाती हैं। यहाँ है भारत में सबसे पहले आने वाले विदेशी यात्रियों का या विदेशी व्यापारियों का जो क्रम है, उनमें से है पहला ऑप्शन है पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज और डच। बच्चों सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कब आया। किसी भी टॉपिक पर पढ़ने के लिए उसका हमें विस्तृत ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि रट्टू तोता, क्योंकि हमारा याद करने का जो क्रम होता है वो घंटे की सुई की तरह होता है और भूलने का कम सेकंड की सुई की तरह होता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि किसी भी विषय को पढ़िए और ध्यान से पढ़िए और उसमें आप लोग उसे बार बार रिवाइज करें। रिवाइज नहीं करेंगे तो सब कुछ भूल जाएगा। तो पहला देखिए, पुर्तगाली की बात करते हैं। पुर्तगाली 1498 में आए, डच 1595 में, ब्रिटिश 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई थी, डेनमार्क 1616 में और फ्रांस 1664 में आए। तो इसमें आप लोग देख लीजिए, फ्रांसीसी 1664 में आए, नोट भी करते रहे, आप नोट डाउन कर लें सभी बच्चे। डेनमार्क 1616 और ब्रिटिश 1600, डच 1595 और पुर्तगाली 1498। तो राइट आंसर होगा सबसे पहले और सबसे पहले पुर्तगाली आए। और जाने का क्रम की बात करते हैं तो पुर्तगाली 1961 में गए और 1961 में बड़े मुश्किल से जवाहरलाल नेहरू ने अपनी सेना भेज करके युद्ध के दौरान उनको भगाया और 1947 में ब्रिटिश चले गए थे और 1954 में फ्रांसीसी चले गए थे आसानी से। तो ये तीन हमारे पास में बड़ी जो विदेशी कंपनियां थी, विदेशी शक्तियां हमारे देश में सत्ता स्थापित की, बाकी और उन्होंने सिर्फ व्यापारी उद्देश्य से ही थे। तो सबसे पहले आने वाला और सबसे बाद जाने वाला तो पुर्तगाली थे। राइट आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने का महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन सा था? तो आए थे कौन पहले बच्चों? सबसे पहले आने का क्रम वास्को डी गामा 1498 और यह क्रम लगातार चलता चला गया। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, राइट आंसर क्या होगा? अल्फांसो या अल्बुकर्क या अल्फांसो डी अल्बुकर्क उनका पूरा नाम था। 1509 से 1515 तक शासन करते हैं भारत में और वाइस राय के रूप में, गवर्नर जनरल के रूप में बन के आते हैं। 1510 में उन्होंने गोवा पर कब्जा किया आदिल शाह को हरा करके और कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया। तो इसमें से राइट आंसर होगा अल्बुकर्क। अब यहाँ पे आता है कि गोवा पर कब कब्जा हुआ पुर्तगालियों का? तो 1510 में गोवा पर कब्जा किया और इसके बाद उन्होंने कोचीन को अपना मुख्यालय बना लिया। तो राइट आंसर होगा बच्चों अल्बुकर्क। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई, किस वर्ष की गई? गुरु गोविंद सिंह के बारे में बता देते हैं। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। पहला ऑप्शन है 1599, 1699, 1707 और 1657। तो राइट आंसर होगा बच्चों 1699 में
गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना बैसाखी के दिन की और यह आनंदपुर साहिब में किया इन्होंने। इस खालसा का शाब्दिक अर्थ ही होता है पवित्र या शुद्ध। इन्होंने जात पात को मिटाने के लिए पंच प्यारे, उन्हें पंचों को अमृत पिलाया, अमृत का मतलब जो भोज तैयार किया उसको पिलाया जात पात मिटाने के लिए। और उन्होंने 5 चीजें अनिवार्य कर दी, जिनमें से केस, जिसे पंच प्यारे पंच ककार कहा गया, केस, कड़ा, कृपाण, कंघा और कक्षा, ये 5 जो हैं उनके पंच ककार थे। इसके स्थापना का उद्देश्य था अन्याय और जुल्म के खिलाफ था। तो राइट आंसर होगा बच्चों इसमें 1699। आप लोग नोट भी करते रहें। 1707 लिखा हुआ देख रहे हैं आप लोग। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। 1707 में औरंगजेब और अकबर दोनों ने 49 ईयर तक शासन किया था। मुगलों में सबसे ज्यादा शासन करने का जो रिकॉर्ड था वो औरंगजेब और अकबर के पास था, 49 वर्षों का। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। खालसा की स्थापना किसने की? सेम वैसा ही सवाल था, थोड़ा सा है। खालसा की स्थापना 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने की थी। किसने की थी बच्चों? गुरु गोविंद सिंह, राइट आंसर होगा। और गुरु नानक के बारे में बात करते तो गुरु नानक जी उनके पहले गुरु थे। इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था? पहला है गुरु रामदास, दूसरा है बच्चों गुरु तेग बहादुर, गुरु हरगोबिंद और गुरु नानक ने। आप लोग अपने कमेंट भी करते रहें, ताकि इसमें हम चाहते हैं कि थोड़ा सा आप लोगों का भी योगदान बना रहे। अकाल तख्त की बात करते हैं बच्चों तो 1606 में अकाल तख्त बना। नोट भी करते रहे सभी लोग। 1606 में अकाल तख्त बना और गुरुओं के या सिखों के 6वें गुरु हरगोबिंद जी ने अकाल तख्त का निर्माण कराया। किसने किया बच्चों? गुरु गोविंद सिंह। और इनसे पहले कौन से? अर्जुन देव थे। इन्होंने अमृतसर में कराया, पंजाब जो वर्तमान का पंजाब है, अमृतसर नामक जगह पे, और हरिमंदिर साहिब का निर्माण इन्होंने करवाया। तो राइट आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट सवाल की तरफ तो इसका राइट आंसर होगा गुरु हरगोबिंद। गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? अभी आपने बीच में देखा था कि नरेंद्र मोदी ने एक पाकिस्तान और भारत के बीच में संबंध स्थापित किया और एक कॉरिडोर का निर्माण कराया, जिस कॉरिडोर के द्वारा भारतीय सिख ननकाना साहिब तक गए थे। एक जत्था गया था भारत का। गुरु नानक का जन्म स्थान, पहला ऑप्शन गुरदासपुर, अमृतसर, लाहौर और तलवंडी। तो राइट आंसर होगा बच्चों तलवंडी। तलवंडी में ननकाना साहिब है। यह रावी नदी के तट पर स्थित है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव का जन्म स्थान था। गुरु नानक के बारे में एक बहुत सी प्यारी बात जान लीजिए। गुरु नानक जी ने पूरे भारत का भ्रमण किया, इसके बाद अरब का भ्रमण किया, अन्य भी देशों का उन्होंने भ्रमण किया। वे मानवता और प्रेम का संदेश दुनिया में देते रहे। किसका संदेश दिए? मानवता और प्रेम का। इनके शिष्य गुरु अंगद थे और गुरु अंगद ने ही, जिन्हें भाई लहना के नाम पे, भाई पहले प्रारंभिक नाम उनका भाई लहना था, 1539 में गद्दी पर बैठते हैं और इसके बाद उनका नाम गुरु अंगद पड़ता है। गुरुमुखी जो गुरबाणी है, गुरुमुखी जो पंजाबी भाषा को लिखने की एक लिपि है गुरुमुखी, जिसके आविष्कारक कौन थे? गुरु अंगद साहब थे। गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन सा था? नेक्स्ट वैसा सवाल। गुरु अंगद साहब थे। गुरु नानक जी के उत्तराधिकारी गुरु अंगद साहब थे। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा? गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरगोबिंद, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव। तो आप लोग अपने कमेंट भी करते रहें। इसका राइट आंसर होगा सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा और यह उपाधि उन्होंने सत्य और न्याय के लिए धारण की। जब उस समय पर मुगल बादशाह औरंगजेब अपने चरम पर उसका शासन था और सभी को धर्मांतरित करा रहा था, तो उन्होंने तेग बहादुर को धर्मांतरित करने के लिए कहा, लेकिन गुरु तेग बहादुर धर्मांतरित नहीं हुए। तो इस तरह से गुरु तेग बहादुर राइट आंसर होगा आपका। सिखों का अंतिम गुरु कौन सा था? सिखों के गुरु अंतिम कौन से थे? पहला गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, तीसरा ऑप्शन है बच्चों गुरु अंगद देव। आप लोग कमेंट भी करते रहे। सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे।
तो कौन कौन सा हो जाएगा? गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु थे। यहीं पे हम बात करें तो इस्लाम की बात करते हैं, तो इस्लाम में अंतिम पैगंबर कौन से थे? तो मोहम्मद हजरत साहब। यदि हम जैन धर्म की बात करते हैं, महावीर स्वामी। चाहे हम बात करते हैं बौद्ध धर्म की, तो गौतम बुद्ध। इस तरह से अंतिम गुरु यहाँ पे कौन हो जाते हैं? गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। बच्चों थैंक यू, जय हिंद जय भारत। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें, बटन दबा दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन पहले मिलता रहे। हमारा टेलीग्राम पर भी आपको चैनल मिल जाएगा विजडम वाला ऑनलाइन के नाम से, जो कि आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि हम आपको PDF वहाँ पे भेज सकें। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।